गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गिट। और गिट क्या होता है, कैसे हम सोर्स कोड को मैनेजमेंट करते हैं, गिट क्या रोल निभाता है अपने प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और बेसिकली अपनी जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम रिएक्ट पढ़ेंगे या मंथ पढ़ेंगे या फिर नोट पढ़ेंगे, तो जो भी हम पढ़ेंगे या जो भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो गिट का रोल होता है। गिट इसका इम्पोर्टेंट रोल इसलिए होता है कि जो सोर्स कोड होता है उसका मैनेजमेंट का जो काम होता है, सर्वर टू मशीन, मशीन टू सर्वर, लोकल मशीन टू लोकल मशीन, जो अपने ऑफिस में जितने भी कैंडिडेट, जो भी जितने भी ऑफिस वर्कर जो आपस में कोलिब्रेट करके काम करते हैं, वो सारे मोस्ट ऑफ टाइम गिट के ही यूज़ करते हैं। और गिट का यूज़ करने से अपने को बेनिफिट ये मिलता है कि अपने को जस्ट फ्यू सेकेंड में अपना कोड ऑनलाइन हम गिट अपनी रिपोजिटरी पे स्टोर कर सकते हैं, और उसी कोड को जस्ट फ्यू सेकेंड्स में हम अपने लोकल मशीन में भी ला सकते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं। अपने जो पढ़ना है हमें, उसमें सबसे पहले हम गिट के बारे में ही पढ़ेंगे। स्टार्टिंग ही हम गिट से करते हैं, क्योंकि जो सोर्स कोड का अपने को मैनेजमेंट करना है हम वो गिट के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ गिट क्या है। तो हम इंटरनेट से ही देख लेते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि इंटरनेट, तो गिटहब, गिट के अगर बारे में देखेंगे हम, तो ये बताता है कि गिट इज ए सॉफ्टवेयर फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन एनी सेट ऑफ फाइल्स, unusually used for accordion working among programmingly collaborative developer source code during software development. Its goods include speeds, data integration and supports distribution non-linear workflows. तो जो एक्चुअल में होता क्या है, जो गिट होता है वो कोलिब्रेशन में काम करते हैं। मल्टीपल यूजर अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है। कोड को स्टोर करना का भी काम करता है। सबसे पहले हमें गिट स्टार्ट करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, गिटहब पे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो ये मेरा एक अकाउंट है जिसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और एक नया अकाउंट बनाता हूँ। इसके लिए मुझे एक ईमेल आईडी की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि एक ऑफिशियल अपनी ईमेल होना ज़रूरी होता है। तो सपोज़ कीजिए कि मेरे पास कोई है और मैं गिटहब पे जाता हूँ। ये बताता है सारी चीज़ें, आप इंटरनेट पे देखोगे तो ये सारी चीज़ें है। अपने को जो मेन चीज़ें देखनी है वो हम करेंगे। गिटहब पे अपना सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अपने को सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी एक अकाउंट्स क्रिएट करना है, और वहाँ पर हम बहुत सारी रिपोजिटरी स्टोर करेंगे। रिपोजिटरी में से अपना वो काम जो हम डे टू डे करते हैं, डे टू डे जो अभी हम टास्क करेंगे, हमारे टास्क जो रहेंगे, और यही टास्क अपने को हेल्पफुल करेंगे कोड मैनेजमेंट के लिए। तो हमें साइन अप करेंगे। तो मैं यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट है ये, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। github.com आप सर्च करोगे तो आपको पहला पेज मिलेगा, उसी पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये आपसे यहाँ पे आपकी ईमेल पूछ रहा है। तो मैं बता देता हूँ, मेरा एक जो ईमेल है, मेरा जो प्राइमरी ईमेल है, अभी के केस में मैं कुछ भी एक टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पेस्ट करा और जस्ट मैंने इस पर करा, और ये बोल रहा है क्रिएट ए पासवर्ड। तो मैं यहाँ इसके लिए कोई पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कुछ भी, मेरा रैंडम पासवर्ड, सबका अपना अपना पासवर्ड होता है, जो भी आप सूटेबल रहे। या तो आप ऑटो सजेशन भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा पासवर्ड जो आप आराम से उसको रिमेनिंग रख सकें। तो मैं मेरे लिए कुछ भी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तारा है पासवर्ड में भी कंपेरिजन तो हो सकता है कि अपने को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़े। तो मैं कुछ भी पासवर्ड रख लेता हूँ। ठीक है, मेरा पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे पता है कि मेरा पासवर्ड क्या है। यूज़र नेम रखना है मेरे को। तो हमें एक ऐसा यूज़र नेम रखना है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ना हो। जैसे कि मैंने अभी जस्ट डेव टाइप करा, तो शायद ये अवेलेबल नहीं है, तो हम रखते हैं इसको
मैंने एक रेंडमली यूज़र नेम क्रिएट करा, ऐसा यूज़र नेम क्रिएट करना है जो कि अपने को इजीली याद रह सके। ये बता रहा है वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, तो ठीक है मैं इसको यस मैं कर लेता हूँ और मैंने एंटर करा है। प्लीज सोल्व द पजल टू वेरीफाई यू आर वुमन। ओके, तो ऑफिशियली होता क्या है कि जो साइनअप का अकाउंट होता है, तो आजकल क्या रोबोट्स बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, इसलिए थोड़ा वेरीफाई करने के लिए बताता है। टैक्सी इसकी बात कर रहा है, वाली गैलेक्सी। हो सकता है हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, हाँ जब ट्राई करोगे तो आपको भी हो सकता है इश्यूज फेस होने को मिल जाए। अब देखो मेरे ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड आया है, मतलब उन्होंने मेरे को सेव नहीं करना है। अब मेरी ईमेल आईडी मेरे को गिटहब से ऑफिशियली मेरे को मिला है, तो ये मेरे अकाउंट्स के हैं, तो मैं इनको यूज़ करके कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करते हैं, या सारी चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है। जब आप मल्टीपल डिस्प्ले पे काम करते हो तो एक ही डिस्प्ले के अंदर मल्टीपल डिस्प्ले कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें अपने को बेसिक कंप्यूटर के अंदर सीखने को मिलती हैं। इवन अगर आपने नहीं सीखा हो तो आप इसको 2-3 टाइप से कर सकते हैं। अभी हम पहले इसको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आपको अपना सिंपल अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और अपने को प्लान पूछ रहा है, अब क्या प्लान है, तो अभी हम फ्री वाले प्लान पे ही जाएंगे, क्योंकि हम एक स्टूडेंट के बिहाफ पे अगर वर्क कर रहे हैं, और स्टूडेंट के बिहाफ पे हमें सिर्फ फ्री की चीज़ों को यूज़ करना है। क्योंकि जब हम किसी कंपनी में अगर आप प्लेस होते हैं या कहीं किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोवाइड करना। ऑफिशियल और इंटरमीडिएट जो एंटरप्राइज और अकाउंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी की प्रोवाइड करते हैं। अभी हमें अपने पर्सनल चीज़ों को यूज़ करके हमें फ्री चीज़ों को यूज़ करना है, क्योंकि हम एक लर्निंग स्टेप पे, और लर्निंग स्टेप पे हम सिर्फ फ्री की चीज़ों को यूज़ करना ही अपने लिए बेस्ट एडवांटेज होता है। तो मेरा ये अकाउंट्स क्रिएट हो चुका है, मेरा नेम सारी चीज़ें मेरे को अवेलेबिलिटी मिल गई है, पासवर्ड मेरा साइनअप मेरे को ईमेल पता ही है। और अब मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो गिट में रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, गिट्स में जो भी अपडेट आते हैं तो हमें कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो और अपने ही ऑफिशियल ईमेल से हम दूसरे अदर कोड के साथ भी कोलिब्रेट कर सकते हैं। तो आज सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब मैंने एक रिपोजिटरी का नाम बनाया है टेस्ट कोड। इसका डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना। अभी जो हम काम करेंगे वो प्राइवेट रिपोजिटरी पे काम करेंगे। पब्लिक रिपोजिटरी वो होती है जिसको क्या है एनीवन एक्सेस कर सकता है। एनीवन एक्सेस कर सकता है इन द सेंस आपका जो सोर्स कोड आप लिख रहे हो, आपका अगर कुछ सीक्रेट कोड हो या कुछ ऐसा कोड है जो कि आप उसको पब्लिक नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्राइवेटली ही वर्क करना होता है। इंटरप्राइज के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो और सारी चीज़ों के साथ काम कर रहे हो, किसी कंपनी के साथ कर रहे हो, तो कंपनी की अपनी अपनी टर्म्स होती हैं, पर इनिशियली हम क्या करेंगे, प्राइवेट डिपोजिट पे ही वर्क करेंगे। प्राइवेट डिपोजिट इसलिए क्योंकि अभी जो हम सीख रहे हैं वो अपने तक ही सीमित है। हम इसको पब्लिक भी करेंगे, बाद में इसको हम पब्लिक कर सकते हैं जब भी अगर हमको लगता है कि हाँ हमारा कोड जो भी हमने सीखा है वो कोड किसी दूसरे के लिए यूजफुल हो सकता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। तो हम प्राइवेट करते हैं और एडमिट फाइल करते हैं अभी के केस में, और इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए ये अपनी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, और इस पर एक ब्रांच दिख रही है मेरे को, जो कि अभी मेन ब्रांच चल रही है। अब जब भी हम कोई
रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो उस पर एक ब्रांच हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, वो है होती है मेन ब्रांच। ठीक है, तो जो मेन ब्रांच होती है, अब हम यहाँ पर अपना कुछ कोड यहाँ क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो सबसे पहले हमने गिट के बारे में देखा। गिट के बारे में बेसिक डिटेल यही थी कि अपना जो मेन गिट जो काम करता है वो है सोर्स कोड मैनेजमेंट का काम करता है। सोर्स कोड ट्रैकिंग, इश्यूज वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए गिट का यूज़ करते हैं, और फास्ट डिप्लॉयमेंट के लिए भी गिट का यूज़ करते हैं। क्योंकि गिट से क्या होता है कि लोकली हम जो भी कोड हमारे साथ इस मशीन में कर रहे हैं, जैसे हम अपना क्या करते हैं, कमिट्स करते हैं और उसको कोड को पुश करते हैं, तो वो क्या होता है, सर्वर पे पुश हो जाता है और वो कोड सर्वर पे स्टोर हो जाता है, गिट के सर्वर पे स्टोर होता है, और वहाँ से हम उसको इजीली अपने लाइव सर्वर पे या अपने को जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट करना होता है, जहाँ पे भी अपने कोड को डिप्लॉयमेंट करना होता है या कोड अपना कोड बताना होता है, तो वहाँ ईजी जस्ट मतलब आप समझोगे तो जस्ट 1 मिनट के अंदर हम सारा सोर्स कोड ले लेते हैं। और सोर्स कोड मैनेजमेंट की गिट बहुत अच्छी टेक्निक है। तो गिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने क्रिएट रिपोजिटरी रेपो, जो कि अपने देख लिया कि रिपोजिटरी कहते हैं। अकाउंट्स कैसे क्रिएट करा है, अपने अकाउंट्स भी देखा है कि अकाउंट्स क्रिएट करना अपने ने देखा। आपको समझ में आया कैसे अकाउंट्स क्रिएट करना। नॉर्मल साइन अप वाला फॉर्म है, जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो, यूट्यूब इस पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे जाके जैसे अपना अकाउंट्स क्रिएट करते हो ना, वैसे सिंपल से हैं। कुछ डिटेल डालना है और कुछ चीज़ों को वेरीफाई करना है, देन आपका एक सिंपल सा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अब अकाउंट जैसे क्रिएट होता है उसका एक इंटरफेस आपको ऐसा मिल जाएगा। इसमें आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाएगा, मतलब बेसिक चीज़ों, कुछ आपका कितना क्या कोलिब्रेशन गिट के साथ रहा है, आप कितना टाइम गिट पे कमिट पुश करते हो, सारी चीज़ें ट्रैक करता है। अपनी यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी बताता है। रिपोजिटरी आपकी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। 2 टाइप की रिपोजिटरी होती हैं, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक रिपोजिटरी वो होती है जो सोर्स कोड किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, या कोई ओपन सोर्स कोई लाइब्रेरी है या कुछ भी कोड है, हो सकता है कुछ लाइब्रेरीज हो सकती हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग लाइब्रेरीज जो अपने को मिलती हैं, हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं गिटहब पे। अगर आप देखोगे गिटहब के ऑफिशियल पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेगी जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं। सारे स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स हुए, डेवलपर्स हुए, डेवलपर की कम्युनिटी होती है, उन लाइब्रेरी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों के लिए ये करती हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर इधर देखते हैं कुछ लाइब्रेरीज में बता देता हूँ आपको, जैसे कैसे क्या लाइब्रेरी होती है गिट पे, तो गिट पे कैसे क्या रहता है। तो मैं अगर बात करूँ तो देखो, ये गिट की एक पब्लिक लाइब्रेरी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी लाइब्रेरी है जो कि अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी है। ये आपको यहाँ देखने में मिल ही रहा होगा कि ये प्राइवेट लाइब्रेरी है। इस पर कोड है, इश्यूज है, पुल रिक्वेस्ट, एक्शन, प्रोजेक्ट वगैरह की सारी चीज़ें, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जैसे सारी चीज़ें हमको उनमें सीखेंगे, क्योंकि अभी हम एक स्क्रैच चीज़ों पे काम कर रहे हैं, स्क्रैच प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो अभी हमें ना तो कोई इशू होंगे, ना ही हमारी कोई फाइल है, जस्ट हमने रिपोजिटरी क्रिएट करी है और हम उसके इंटरफेस को समझ रहे हैं कि गिट क्या होता है, गिट का कैसा क्या इंटरफेस होता है, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये देखो, मैंने एक पब्लिक रिपोजिटरी खोली है। पब्लिक रिपोजिटरी पे कोड पड़ा हुआ है, कोड के साथ उसकी कुछ ब्रांचेस हैं। अब इस पर कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि जब भी कोई पब्लिक सोर्स कोड आता है तो बहुत सारी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो कैसे क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं, आप अगर किसी कंपनी के इन्वायरमेंट में भी अगर शेड्यूल होंगे तो वहाँ पे भी अगर सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज होते हैं तो उन इश्यूज को कैसे ट्रैक करना, वो सारी चीज़ें ऐसा मैनेज होती है। पुल रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। पुल रिक्वेस्ट हम कैसे करेंगे, अभी जस्ट अगले इसमें आप देखेंगे, जस्ट आगे देखेंगे कि कैसे हम पुल करते हैं, कमिट करते हैं। और ये सारी चीज़ें अपने को जब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें कोलिब्रेशन भी पढ़ेंगे। आज हम इसमें कोलिब्रेशन भी देखेंगे, कोलिब्रेशन कैसे वर्क करता है, कौन कौन इस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन और सारी चीज़ें। तो ये लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम भी अपनी लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है, तो अगर हम चाहें तो हम भी अपनी जो भी हम लाइब्रेरी लिख रहे हैं वो किस काम क्या करती है, क्या कैसे वो कोड वर्क करता है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन हम भी अपने इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कब काम आता है, जब अपना कोड कंप्लीट हो चुका है, आपने अपना एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट कर लिया है, लोकल अपने टेस्ट कर लिया है, और अब उसको हम अगर पब्लिक कर रहे हैं, कुछ ऐसा कोड अपने करा जो कि पब्लिक के लिए हेल्पफुल बनाया हुआ कोड है, तो उसके लिए हम फिर अपने को अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ अपने को प्रोवाइड करना पड़ता है। और पब्लिक लाइब्रेरी में सारी चीज़ अपने को मिलती है। तो ये तो हो गई पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्ट की बात हो गई, अपनी पब्लिक जो रिपोजिटरी है उसकी बात हो गई है। हम काम करते हैं प्राइवेट पे, क्योंकि ये अपनी पर्सनल होती है, इसलिए हमें भी प्राइवेट पर ही काम करना है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो अपने को सबसे पहले
गिट को अपने मशीन में एक्सेस करने के लिए अपने को कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत लगती है। गिट का जो सॉफ्टवेयर आता है वो गिट बेस आता है और अपने को उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे हम डाउनलोड करेंगे, अपना जो मशीन होगा वैसे मशीन के, जैसे कि सारे मशीन के लिए अवेलेबल है, जो मैक ओएस है, मतलब जो एप्पल की मशीन आती है उसके लिए, विंडो है, लाइनक्स जो आते हैं उनके लिए। अपना अधिकतर सारी मशीनें विंडो हैं और हमें विंडो मशीन के लिए डाउनलोड करना है। जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे, मेरी मशीन में ऑलरेडी डाउनलोड है और इंस्टॉल्ड है। इसको जैसे हम डाउनलोड करेंगे, मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। आपका किस भी साइज का विंडो सेटअप है, तो मेरा 64 है तो मैंने तो 64 के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपका ये फाइल आता है, चाहिए देखिए फाइल, फाइंड इन फोल्डर्स, और आपको इसको रन कर देना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे हम इसको रन करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन होता है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन होने के बाद अपने को एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिखने को मिलता है। कहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी स्क्रीन मैंने क्लियर करी है और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, गिट GUI हियर और गिट बेस हियर। गिट बेस ही अपने को यूज़ करना है। UI हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना, क्योंकि जितनी फ्रीडम हमें यहाँ पर मिलती है उतनी UI के अंदर नहीं मिलती, तो हमें हमेशा इसी पे काम करना है। गिट की कुछ कमांड्स होती हैं चीज़ों के लिए। अब हम जो काम करते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे गिट पे यहाँ पर इस पेज के अंदर अपने को क्या होता है, मशीन के अंदर आपके क्रेडेंशियल होते हैं, जो गिट के यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं वो अपने यहाँ पे लेता है और फिर हम सारी रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम एक कुछ कोड लिखते हैं और उसको गिट पे पुश करेंगे। तो मैं अपने वर्किंग फोल्डर में गया और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। लुक लाइक मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा और उसको नाम दिया, मैंने इसको नाम दे दिया गिट, ठीक है। मैंने छोटा सा नाम देके उसको छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर ही आ गया। अब मेरे यहाँ पे कोई रिपोजिटरी नहीं है, ठीक है। अभी मेरा सोर्स कोड कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, गिट बेस करेंगे इसको। अब क्या करेंगे, हम अपने गिट से लिंक करेंगे, क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है अपने को लिंक करना है। और जब भी का आप डायरेक्टली अगर कोई ब्रांच को लिंक कर रहे हो, ठीक है, किसी भी अगर रिपोजिटरी पे आप, अगर कोई रिपोजिटरी आपकी ने पहले ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है और आप उसको अगर ब्रांच से लिंक कर रहे हो, सपोज कीजिए कि मान लीजिए मैंने कोई रिपोजिटरी क्रिएट कर रखी है, मेरी एक रिपोजिटरी है और मैंने उसको क्रिएट कर रखा है, ये मेरी रिपोजिटरी है और इसको मेरे को कर लिंक करना है। तो आपके पास 2-3 तरीके होते हैं। बेस्ट हमको क्या करना है, क्लोन इज द बेस्ट, बिकॉज अगर आप इसको मैप करते हो तो मैप करने में क्या होता है, कुछ अगर आपकी फाइल्स होती हैं तो आपको एरर जनरेट होती है और एरर सोल्व करने में हमें टाइम लगता है एक्स्ट्रा। तो क्लोनिंग करना इज द बेस्ट होता है। और क्लोन कैसे करेंगे, तो क्लोन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ जाना चाहिए, अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करो, कुछ भी कुछ सोर्स कोड अभी कुछ भी फाइल्स अवेलेबल नहीं है। अपने को क्या करना है, यहाँ पर हम गए, इसको कॉपी करा और अपना जो गिट बेस है, हम फिर से अपने स्ट्रक्चर में चले जाते हैं और देखते हैं कि हमने कहाँ गिट बेस, अपने को यहाँ स्टार्ट करा अपने गिट ट्यूटोरियल, इसमें यहाँ पर गए, गिट बेस गए और क्लोनिंग, ये सबसे फास्ट वे होता है क्लोन करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन और URL जो कि अपने कॉपी करा है और डैश, ठीक है। अब रिपोजिटरी क्रिएट ये हो रही है। अब जैसे क्रिएट होती है तो हमारे सामने 2 सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन कैसी, जब भी हम कोई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं या क्लोन करते हैं या पुश करते हैं, पुश करना होता है या पुल करना होता है, सारी चीज़ें हम वन बाय देखेंगे। अभी हम क्लोनिंग पे बात कर रहे हैं। तो क्लोन जब हम रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे केस में क्या 2 सिचुएशन आती है। अपने इसको क्या करता है, गिट क्या करता है, क्रेडेंशियल, गिट के खुद के क्या होता है, क्रेडेंशियल होते हैं, या फिर यह कह सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड होता है। यूजर नेम और पासवर्ड क्या करता है, यूजर को आइडेंटिफाई करता है। गिट पर बहुत सारे यूजर का अपने अपने अकाउंट, तो कौन किसके अकाउंट में क्या काम कर रहा है, वो किसके थ्रू मैनेज होता है, वो यूजर नेम के पासवर्ड के थ्रू होता है। तो जब आप इनिशियली आपकी मशीन में इंस्टॉल करोगे
तो आपको कुछ कमांड्स होती हैं जिनसे आप आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव कर सकते हो। उन कमांड्स के ऊपर भी हम लेटर डिस्कस करेंगे, बट अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो अपने सामने जो केस आ रहा है, उसमें अपनों से पूछा जा रहा है कि भैया आपका यूज़र नेम पूछा जा रहा है। तो अब सबसे पहली चीज़ अपने को पता होना चाहिए कि अपना यूज़र नेम क्या है। तो हम क्या करते हैं अपने ही प्रोजेक्ट में या फिर अपने मशीन में कहीं पे भी, तो मैं सपोज करता हूँ कि मैं यहीं पर अपना पासवर्ड स्टोर कर रहा हूँ। तो पासवर्ड स्टोर करने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ और मेरा गिट का यूज़र नेम डाल देता हूँ। मैं गिट का मैंने ये करा और मैं यहाँ पर मेरा यूज़र नेम डाल रहा हूँ। अब यूज़र नेम मेरे को कहाँ से मिलेगा, या तो अपने को पता होना चाहिए या फिर हमें यहाँ से हम जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर अपना अकाउंट है तो अपने को पता हो जाना चाहिए कि अपना क्या है। तो अपन जो अभी के केस में मैंने जिस रिपोजिटरी पे यूज़र नेम क्रिएट करा है उसका मेरा यूज़र नेम बनेगा कोड टेस्ट डेव। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि फ्यूचर मेरे को रिमेनिंग रहे। पासवर्ड आपके रहेंगे, आपको भी आपके पासवर्ड स्टोर या तो आप कहीं पे स्टोर कर सकते हो और आप रिमेनिंग रख सकते हो। जो मेरा पासवर्ड था मुझे रिमेनिंग है तो मैं इजीली उस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। अब ये तो हो गया अपनी चीज़ें जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड। मैं आपको बता रहा था कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मली हमारे साथ, जो प्रॉब्लम आती है गिट के साथ में, आप गिट क्लोन करो या फिर इसको रिमोट सर्वर से ऐड करना होता है, लिंक करना होता है, आप लिंक वगैरह वगैरह जो भी करते हो तो उसमें स्टार्टिंग में हमें कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें होती हैं अपने साथ में, तो उसमें क्या होता है यूज़र नेम और पासवर्ड अपना बाय डिफ़ॉल्ट आप कॉन्फ़िग में सेट कर सकते हो। उसके कॉन्फ़िग वेरिएबल होते हैं, आप इसमें सेट कर सकते हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेव रख सकते हो। बट इस केस में क्या होता है कि हम जिन मशीनों पे काम करेंगे, अभी के केसेस में हमारे पास भी अगर पर्सनल मशीन है तो आप अपने पासवर्ड यूज़र नेम को सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल मशीन नहीं है तो फिर हमें अपने यूज़र नेम पासवर्ड से ही किसी दूसरी मशीन में काम करना है। तो लेट्स सब अगर ट्राई करते हैं कि हम इस रिपोजिटरी को पुश कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। तो मैंने अपने यूज़र नेम पासवर्ड डाले हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये बता रहा है द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाज रिमूव ऑन अगस्त। अब देखो गिट में क्या हुआ था कि लास्ट जो अगस्त 13 इस डेट को इन्होंने क्या कर दिया था, पासवर्ड का ये कर दिया था, ठीक है। पासवर्ड का क्या कर दिया था इन्होंने, पासवर्ड का इन्होंने बंद कर दिया था। तो पासवर्ड बंद कर दिया तो हमें कैसे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड तो बंद हो चुका है, इश्यूज हैं, हमारे साथ भी इश्यूज थे, आपके साथ भी ये सारे इश्यूज होंगे। तो अब इन इशू से कैसे निकलें, एक इशू है अगर पासवर्ड बंद है तो हम कैसे क्या इसको मैनेज करेंगे। तो अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को यहाँ पर अपनी प्रोफाइल किस पे जाना है, यहाँ पर जाना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे गए और यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, नीचे जाओगे तो आपको डेवलपर सेटिंग मिलेगी। डेवलपर क्योंकि हम डेवलपर ही हैं, तो यहाँ पर होता है पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है। जैसे हम इसमें गए पर्सनल एक्सेस टोकन पे, हम क्या करेंगे जनरेट ए न्यू टोकन, नोट डाल देंगे इसमें फॉर टेस्ट, कुछ भी आपका आप डाल सकते हो, उसकी एक्सपायरी डेट डाल सकते हो। तो मैं इसको डाल रहा हूँ कस्टम या नेवर एक्सपायर, क्योंकि मुझे इसको एक्सपायर नहीं करना है। चलो ठीक है, मैं 90 डेज का डाल देता हूँ, फिर 90 डेज बाद में फिर से इसको रीजनरेट कर लूँगा। इसमें अपने को यहाँ पे सारी परमिशन दे देने हैं, कौन सी चीज़ों पे आप काम करना चाहते हो उसके, क्योंकि पासवर्ड्स भी वही वर्क करता है और टोकन भी वही वर्क करता है। तो जो भी रिपोजिटरी हम क्रिएट करते हैं उसमें हमें तो अपने को बिना कुछ सोचे सारी परमिशन को दे देना है। हम इस यूज़र नेम से सारी परमिशन को मैनेज कर सकते हैं। मुझे जो टोकन है ना, इस टोकन से हम सारी परमिशन लाइब्रेरी पे जो भी काम है सबको मैनेज कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे और ये अपना हो गया टोकन जनरेट। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके मैंने कहाँ पे इसको सेव करूँगा, अपनी फाइल्स के अंदर। बिकॉज मुझे अब इतना बड़ा टोकन है, या तो आप टोकन को रिमेनिंग कर सकते हो 30 दिन के लिए, आप एक वर्ड्स को, इस वर्ड को याद कर सकते हो या फिर आप इसको सेव कर सकते हो। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है और एक रैंडम टेक्स्ट है, तो अपने को उसको याद नहीं कर सकते हैं। तो इसको इस केस में अपने को क्या करना चाहिए, सेव करना ही बेटर ऑप्शन रहता है। पासवर्ड हमें यूजर नेम और पासवर्ड हमें लॉगिन के लिए काम करेगा। जब भी अगर हम कुछ भूल जाएंगे, हमारा टोकन भूल जाएंगे, हम टोकन भूल जाएंगे, तो हमें अगर इस इंटरफेस पे लॉगिन करना है, गिट के अगर इंटरफेस पे अपने को आना है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। और साइन अप करने के लिए अपने को क्या पूछता है, ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। तो ठीक है, ये देखो ईमेल पे पूछ रहा है, आप इसमें साइन अप कर सकते हो,
साइन इन करना पड़ेगा अपने को। साइन अप हम कर रहे हैं। अब साइन अप करने के लिए अपने के पास यूज़र नेम होते हैं, तो अपने सबके यूज़र नेम पासवर्ड से हम अपना क्या करते हैं, साइन अप कर सकते हैं और अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अपने ऑलरेडी यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट है, तो इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपने को यूज़र नेम पासवर्ड, बट डिपॉजिटरी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी के लिए अपने को अभी के केस में टोकन की जरूरत आएगी। तो अपने टोकन जनरेट कर लिया है और इस टोकन को हमने कुछ परमिशंस दी हैं जिससे कि हम अपने डिपॉजिटरी को मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स हम एक बार और ट्राई करते हैं क्या आप हम इस पर क्लोन कर पा रहे हैं। तो फिर से क्लोन करने के लिए अपने को क्या करना है, क्लोन करने के लिए अपने को अपनी डिपॉजिटरी पे जाना है। डिपॉजिटरी पे जाने के लिए अपने को फिर से ये कोड पे जाना और यहाँ से ये लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए बाद जस्ट अपने को गिट की कुछ कमांड्स होती हैं, मैं आपको एज ए डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको एक सपोर्ट से मिले। और गिट की जो भी जितनी भी सारी कमांड्स हैं उन सारी कमांड्स को हम देखेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे अपनी को जरूरत लगेगी सारी चीज़ों को हम देखते चलेंगे। क्योंकि ऐसा है कि अब स्टार्टिंग से हम पूरे प्रोजेक्ट को फ्लो को डिफाइन नहीं कर सकते। अभी हमारा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ है तो अपने ने सिर्फ कोड को लिंक करा है अवेलेबिलिटी के लिए कि जो हम सोर्स कोड अब कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो ये कोड हमारे पास अवेलेबल रहे, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी जगह अपने पास अवेलेबल रहे। एक मशीन से दूसरी मशीन में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें भी अपने को अवेलेबिलिटी मिल सके। तो इन चीज़ों के लिए अभी क्या करें, हम बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमने को और कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा। गिट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एडवांस होती हैं, पर अभी अपने को जो काम करना है वो बेसिक चीज़ों के साथ काम करना है। तो कैसे रिपोजिटरी से लिंक कर रहे हैं हम, तो फिर से वही करेंगे, गिट क्लोन और URL मैंने पेस्ट करा। डॉट लगाने से ये होता है कि आप जहाँ पे हो उसी में आप उस फाइल जितनी भी आपके रिपोजिटरी पे फाइलें हैं, इनिशियल फाइलें जो है वो सारी यहाँ ला के रख दो। अगर आप यहाँ पर डॉट नहीं लगाते तो क्या करता है, एक फोल्डर क्रिएट करता है, जो रिपोजिटरी का नाम है उसका नाम का एक फोल्डर क्रिएट करता है और उस फोल्डर के अंदर रखता है। तो डॉट लगाने से हमें क्या मिलता है कि वो जितनी भी रिपोजिटरी जो हैं, अब देखिए मेरे से यूजर नेम और पासवर्ड पूछा गया है इसने, तो मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम मेरे को डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा यूजर नेम गया। अब मेरे से पूछ रहा है तो मेरे यहाँ पे मेरे को टोकन डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टोकन डालूंगा मेरा और मैं इसको करूँगा और देखो अब ये सक्सेसफुली क्लोन हो गई है। क्या हुआ, ये सक्सेसफुली कैसे क्लोन हो गई है, ये मेरी मशीन में आ गई है। जो भी सोर्स कोड था मेरी मशीन में इनिशियलाइज हो चुका है। अगर हम जाके यहाँ पे देखें तो गिट ट्यूटोरियल के अंदर देखा जाए तो गिट आ गया है। ये इस फाइल को हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है इस फाइल के साथ, क्योंकि जो ट्रैकिंग का जो काम करता है वो यही फाइल करती है। इस फाइल के अंदर क्या कोड होता है इस कोड को हमें कभी नहीं समझना है, कभी इन द सेंस क्योंकि ये अपने काम का है ही नहीं है। जो जिस डेवलपर ने, जिस कम्युनिटी ने गिट को डेवलप करा है, ये उनके लिए काम की फाइल है। अपने लिए जो फाइलें होती हैं वो अपनी यहाँ होती। तो अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ और उस टेक्स्ट फाइल को हम क्या करते हैं, गिट पे कैसे अब काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा my documentation.txt है ना, मैंने ये फाइल लिखा, कुछ नहीं है, ये फाइल खाली एम्प्टी है, ठीक है। अब देखो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे अपना जो टर्मिनल ओपन ही है, गिट बेस अपना टर्मिनल है, अपने को होना चाहिए अपने को। अब देखो मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ये आपको पता ही है। जो अपने को स्पीड प्रोवाइड कर सका। अब स्पीड कैसे प्रोवाइड करेगा आप, या तो बड़ी डिस्प्ले पे रखो या इसको छोटी डिस्प्ले पे रखो। छोटी डिस्प्ले पे रखने पे मैं जब भी इसको क्लिक करूंगा और जब भी मैं स्विच करूंगा, इससे क्या होता है आपके वर्क में स्पीड आती है। देखो ये अब मैं कैसे स्विच कर रहा हूँ, तो मैं विंडो प्लस टैब की के साथ दोनों विंडो में स्विच कर रहा हूँ, या फिर अल्ट टैब के साथ भी मैं स्विच करता हूँ। विंडो टैब के साथ स्विच करेंगे तो हम क्या चले जाएंगे, रिसेंट बार में चले जाएंगे और यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। वहीं अगर हम इसको टैब के साथ अल्ट और टैब के साथ प्रेस करेंगे तो देखो मैं चीज़ों को स्विच कर सकता हूँ। ये गया और यहाँ पर आ गया, ये देखो चीज़ों की स्विच। तो ऐसे ही स्पीड आती है अपने काम में। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जो मैंने करा है, जो भी मैंने सोर्स कोड लिखा है, इसको अब मुझे क्या करना है, कमिट करना है। तो पहली चीज़ हम अब देख रहे हैं कमिट कैसे होता है गिट के अंदर। तो मैं बता देता हूँ, गिट कमिट करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। अब मैं यहाँ पर बेसिकली आपको गिट के साथ कमिट्स और गिट पे कैसे अपने कोड को ऐड करते हैं और कैसे अपने चीज़ों को गिट के सर्वर पर पहुँचाते हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहले गिट कमिट करना सीखेंगे कि गिट पे कमिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो गिट कमिट करने के लिए सबसे पहले अपने को एक कमांड होती है, गिट एड डॉट। बेसिकली ये कमांड क्या करती है, आपके इस रूट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, यहाँ से अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सारी फाइलों को क्या करेगी, ये मैनेज करेगी और उन सारी फाइलों को क्या कर देगी, गिट के सर्वर पे अपलोड कर देगी, अपनी रिपोजिटरी पे अपडेट कर देगी। तो पहली चीज ये होती है गिट एड। इस कमांड में क्या होती है,
न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं, जो भी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं उसको क्या करते हैं, हम एड कर देते हैं किस पर, रेपो पर। रेपो शॉर्ट फॉर्म फॉर रिपोजिटरी। शॉर्ट टर्म्स बहुत यूज होते हैं अपनी लाइन। शॉर्ट टर्म्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बड़ी स्पेलिंग्स कौन लिखना पसंद करेगा छोटी छोटी चीजों में। तो रिपोजिटरी पे या अपनी लाइब्रेरी पे, लाइब्रेरी बोलो रिपोजिटरी बोलो, आप जो भी अपने सुटेबल वर्ड आपको लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो git add डॉट करने से अपने को क्या मिलता है, हम जब भी कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल इन द सेंस अगर अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर, रूट डायरेक्टरी मतलब इन द सेंस अपना जो प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर अगर हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें इस कमांड का यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, चली जाती है किस पर, सर्वर पे। उसके अलावा git add करने की एक और कमांड होती है। तो उसके बाद ये पहली हो गई, और मैं बता देता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है, एक और एक कमांड होती है, जस्ट उसके बाद होता था, अभी हम देखेंगे। तो उसके बाद होती है git commit और -m। कमिट करने का मतलब एक आप एक उस पर बोल रहे हो कि मैं हाँ कमिट कर रहा हूँ, मैंने कोड अपलोड करना शुरू करा है। और -m का मतलब होता है, m मतलब मैसेज की होता है कि जो भी आप कमिट कर रहे हो, जो भी कोड अपलोड कर रहे हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो। मैसेज मतलब हो सकता है कि आप डे बाय डे आप काम कर रहे हो गिट पे। आज जैसे आज मैंने किसी पे फाइल क्रिएट करा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई मैंने स्टार्ट करा है। कल मैं करूंगा तो कि मैंने एक फाइल क्रिएट करी है, तो क्रिएट ए न्यू फाइल। अगर आप किसी टॉपिक पे या किसी टास्क पे वर्क कर रहे हो, जैसे कि वो टास्क मिला है आपको, तो आप क्या करोगे, एक टास्क बनाओगे। तो टास्क मेरा ये टास्क, जो भी आपका टास्क है उस टास्क को लेके, और टास्क डन, टास्क क्रिएटेड। तो ये कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, मैसेज, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो अपने कमिट करा है ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं git start, ठीक है, और मैंने इसको मैसेज को ये करूंगा मैं यहाँ पर। अब जैसे ये कमांड मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, अब ये कमांड से लिखना है मेरे को। तो बेसिक कमांड्स क्या होगी, ये रहेगी, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो पहली ही कमांड ये बन जाएगी अपनी git add। दूसरी कमांड जो बनेगी अपनी वो ये बनेगी, मैं थोड़ा वैसे तो रख देता हूँ ताकि जब भी आप वीडियोस देखिए लास्ट टाइम, जब भी आप फ्यूचर में कभी भी इन वीडियोस के थ्रू अगर रेफरेंस लेके अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो गिट कमिट, अब मैं इस कमिट मैसेज को ये करता हूँ तो इस कमांड का यूज़ करता हूँ। तो इस कमांड का यूज़ करके मैं अपने मैसेज को कमिट करूँगा, गिट कमिट -m, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गिट स्टार्ट। क्या बता रहा है, फाइल ऐड नहीं हुई है, ठीक है। तो हो सकता है कि अपने ने क्या करा, अनट्रैक फाइल बता रहा है, ये फाइल ट्रैक नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, गिट ऐड करते हैं। एक बार गिट ऐड हो गया, फिर गिट कमिट करेंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं फिर से गिट ऐड कर लेना है, और मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ गिट स्टार्ट। देखो सक्सेसफुली हो गई। अब वो क्यों शायद था कि अपनों ने पहली कमांड रन करना भूल गए थे। क्यों भूल गए थे, कि हमने यहाँ पर कमांड लिखी थी, कमांड तो यहाँ रन करी नहीं थी। तो इश्यूज आए तो अपने को देखना है क्योंकि क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि अपनी ब्रांच में कमिट हम ऐड करना भूल गए थे, तो अपने जैसे करा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिट पुश करेंगे। अब गिट पुश करेंगे तो जो मेन ब्रांच होती है ये बाय डिफॉल्ट मिलती है। तो अपने को क्या करना है, हमेशा जब भी हम करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। कुछ एरर्स दे रहा है तो गिट पुश नहीं बता रहा है क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है वहाँ पर, मास्टर नाम की कुछ चीज़ है ही नहीं। तो अपने कुछ नहीं करना है, गिट पुश, सिंपल सा है। गिट पुश करेंगे और ये अपनों से क्या कर लेगा, यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, एरर इसलिए जनरेट क्यों कर रहा है। अभी देखो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर ये मेन बता रहा है और हम लिख क्या रहे थे, मास्टर। तो ये गिट का ब्रांच सिस्टम होता है। ब्रांचिंग सिस्टम क्या हेल्प करता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी की केसेस में अपने को सिर्फ अपने कोड को गिट पे पुल और पुश करना है, ठीक है। तो अभी मेरे से यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। मैं अपने यूजर नेम पासवर्ड मैंने सेव कर रखे हैं तो मेरे इजी हो जाएगा कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो मेरे को हो सकता है कि टाइम लग जाए उस चीज़ को इंसर्ट करने में। और मैं गया और मेरे से मेरे पासवर्ड पूछे इसने, और यहाँ पर अपना टोकन काम करेगा। तो टोकन मैंने इंसर्ट करा और मैं अगर यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर इसने बोला मेन में सक्सेसफुली अपने कोड अपडेट कर चुके हो। अब मेन ब्रांच भी आपका कहाँ है तो मैं बताऊँ आपको। देखो ये मेन ब्रांच आपकी, ठीक है, ये मेन ब्रांच। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक फाइल आ गई,
और यहाँ पर क्या मैसेज आया देखो। अब वो मैसेज कैसे हेल्पफुल करता है अपने को, यहाँ पर देखो इनिशियल कमांड बताया उसने। इनिशियल कमांड मतलब जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करी थी तो आपकी रिपोजिटरी क्रिएट होते हुए से ही वो फाइल आई थी, तो वो आई थी, तो उसने क्या करा था, उसको एक मैसेज के साथ क्रिएट करा था। इनिशियल कमांड मतलब आपकी रिपोजिटरी इनिशियलाइज हुई थी और ये था 25 मिनट पहले अपनों ने क्रिएट करा था, और जस्ट 2 मिनट अगो अपनों ने क्या करा, गिट स्टार्ट नाम की एक फाइल क्रिएट करी। और उसमें अगर उस फाइल को हम क्लिक करेंगे, देखो इस फाइल पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और 1 कंट्रीब्यूटर है। तो अपने को क्या करना है, अब अपने को कुछ कोड करना है। तो अब क्या करेंगे, अपने जो फाइल क्रिएट करी थी, ये वाली फाइल, यही फाइल थी ना अपनी, देखो यही फाइल थी, ये तो अपनी क्रेडेंशियल वाली फाइल है। तो इसको मैं अगर छोटा कर देता हूँ और अब देखें तो ये फाइल थी। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो, और ठीक है, जो भी हम कुछ मैसेज यहाँ पर छोड़ देते हैं, या हम कर सकते हैं, ठीक है, ये जैसे मैंने करा। अब इसको सेव करेंगे, तो हमें वही कमांड्स, बेसिक कौन सी कमांड्स है जो कि मैं बता रहा था आपको, गिट एड कमिट, और उसके बाद 3rd नंबर की जो कमांड होती है गिट पुश। एड, कमिट और पुश, 3 चीजें ही अपने को, ये कमांड्स बेसिक कमांड्स होती हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। जब भी आप किसी भी रिपोजिटरी पे काम करते हो तो आपको बेसिक इन्हीं चीज़ों पे काम करना होता है। गिट एड किस चीज़ के लिए, कोड को ऐड करने के लिए। गिट कमिट -m किस लिए, हम जो भी ऐड कोड अपने करा उसका एक मैसेज छोड़ने के, ताकि तो अपने याद रहे। और पुश, उस चीज़ को पुश करने के लिए। तो हम गए, अब मैं फिर से यहाँ से क्या करूँगा, गिट एड डॉट, अच्छा एक और कमांड बताता हूँ। आप जैसे भी कोई काम करो, आपने क्या काम करा है, क्या चेंजेस नहीं हुआ है, तो उसके लिए कमांड्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं गिट स्टेटस। ये क्या करता है, हम जो भी वर्क करते हैं अपने को यहाँ पर ये बता देता है, ट्रैक करा, ये बताता है। अब देखो मैंने इसको फुल स्क्रीन करा आपके सामने, और इसको मैं अगर बड़ा करूँ, ठीक है, ये स्क्रीन बड़ा हो गया, ठीक है, स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि वीडियो में भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए जब भी आप फ्यूचर में देखो। तो देखो गिट स्टेटस जैसे ही मैंने करा, अभी मेरे को क्या बता रहा है, ऑन ब्रांच का नाम मतलब बता रहा है, कुल मिला के मेरे को मेरी बता रहा है, और मेरे को बता रहा है चेंजेस नोट्स, ये बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ के अपडेट फाइल विच, क्या आ रहा है, कोई सी एक फाइल क्या हुई है, मॉडिफाई हुई है। क्या बता रहा है अभी, मॉडिफाई हुई है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको क्या करूँगा, गिट एड डॉट करा, गिट कमेंट करा, और -m करके स्टार्ट मैसेज डन। ठीक है, मैंने कुछ भी मैसेज डाल दिया, मेरा ये गया मेरा, और मैंने यहाँ पर कर दिया गिट पुश करेंगे तो फिर से हमसे वही पूछेगा, यूजर नेम पूछेगा। तो यूजर नेम अपने को पता है, यूजर नेम अपने को इसलिए सेव करके रख रहे हैं क्योंकि बार बार अपने को रिमेनिंग नहीं करने पड़े। अब ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मेरी मशीन के अंदर 1 से 2 या 2 से 3 अकाउंट्स पर मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से हर बार यूजर नेम पासवर्ड पूछा है। क्योंकि अगर मैं 3 अकाउंट्स पर काम कर रहा हूँ तो हमें तीनों अकाउंट के अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड मिले हुए हैं, तो तीनों अकाउंट के लिए आप जब जिस मशीन पर काम करोगे, हो सकता है अगर आप अपनी पर्सनल मशीन पर काम कर रहे हो या आप कंपनी की मशीन पर काम कर रहे हो और कंपनी का अकाउंट और आपका अकाउंट एक अलग है, या फिर आप जैसे अभी ट्रेनिंग के अंदर आ रहे हो और ट्रेनिंग के अंदर जहाँ जो ट्रेनिंग पर अवेलेबल मशीन है तो उसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो अब उस मशीन के अंदर और भी बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं तो उनकी भी अकाउंट्स होंगे, आप भी ट्रेनिंग लोगे तो आपकी भी अकाउंट्स होंगे। तो आप कैसे अपने अकाउंट्स पे उस लाइब्रेरी को, अपने कोड को पुश करोगे, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू। तो ये बेटर एडवांटेज होता है कि आप जब भी इसमें करो आप यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू करो। इससे क्या होता है, आप जिस भी मशीन में काम करोगे आपका कोड आपकी ही ब्रांच पे आएगा। अब देखो वो कोड जैसे मैंने कमांड डाली थी और वो उधर गया और उधर पासवर्ड क्या हो गया, चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर चला गया है। अब मैं देखो गिट स्टेटस फिर से एक बार डाल रहा हूँ। अब इसने क्या बोला, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा था, फाइल बता रहा था, क्रिएट होता रहा। अब मैं आपके सामने एक चीज छोड़ बता देता हूँ, एक और एक एडवांस कमांड होती है। इन दोनों कमांड्स का एक मिक्सचर कमांड होती है। वो कमांड कब वर्क करती है और कब वर्क नहीं करती, ये चीज मैं भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि फ्यूचर में आप जब भी ये कमांड देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कमांड एक सेम होती है। तो वो कमांड होती है गिट कमिट -am और मैसेज। बेसिकली ये कमांड क्या कहती है, अगर इस कमांड्स के बारे में देखें तो गिट कमिट वही आपका मैसेज कमिट करो,
डैश एम क्या बोलता है, मैसेज के लिए। ये ए क्या है, नई क्या चीज आ गई, नई चीज आई ना अपने साथ। तो ये नई चीज एक्चुअल में कुछ नहीं, ये एड का एक शॉर्ट फॉर्म है और पीछे मैसेज आने। अब ये कमांड कब वर्क करती हैं और ये कमांड्स कब वर्क करती हैं। ये जो दोनों कमांड हैं अभी जो हम लिख रहे हैं, ये जो मैंने 2 तक लिखी है, ये कमांड तब वर्क करती है जब आपके वर्क डायरेक्टरी में, जब आपका वर्क डायरेक्टरी होता है, वर्क डायरेक्टरी के अंदर आपकी कोई फाइल, न्यू फाइल क्रिएट हुई है। न्यू फाइल जब भी क्रिएट हुई है या फिर अपडेट हुई है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ टाइम जब भी कोई फाइल क्रिएट होती है या कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब न्यू फाइल क्रिएट होती है, तो हमें इन कमांड्स का फॉलो करना होता है जिससे कि वो फाइल, न्यू फाइल भी इंक्लूड हो जाए। और अगर हम उनके अंदर काम कर रहे हैं, कौन सी, अपनी वर्क डायरेक्टरी के अंदर अगर काम कर रहे हैं, सॉरी वर्क DIR के अंदर काम कर रहे हैं और सिर्फ फाइलें क्या हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं और चेंजेस हो रहा है, अपडेट और चेंजेस हो रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है, चेंजेस हो रहा है क्या, कोड में चेंजेस हो रहा है, तो हम उसका शॉर्ट टर्म में यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसलिए क्योंकि स्पीड मिलती है। आप जब भी डेवलपमेंट में आओगे तो आपको कैसे स्पीड मिलेगी, ये परफॉर्मेंस कैसा आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करोगे, तो किन चीज़ों के साथ इंप्रूव करोगे, छोटी छोटी चीज़ों के साथ। और ये चीज़ें अपने को कहाँ से मिलने को, सीखने को मिलती, ट्रेनिंग से सीखने को मिलती है। प्रॉपर ट्रेनिंग आप अगर चीज़ की लेते हो तभी आपके वर्क में स्पीड्स आ पाती हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। वरना आप नॉर्मली अगर इंटरनेट पर आप देखोगे तो बहुत सारी, वैसे तो गिट की बहुत सारी कमांड्स हैं, पर आप बेसिकली अधिकतर मोस्ट ऑफ टाइम यही फॉलो होता है। यही फॉलो होने से आपके क्या होता है, 2 कमांड रन करनी पड़ती है। यहाँ अपना काम एक कमांड में हो गया। तो बेटर कौन सा चीज़ है, आप 2 कमांड रन करना ठीक रहता है या एक कमांड रन करना ठीक रहता है, एक कमांड ठीक करना। पर इसका एक केस होता है कि जब भी आपकी डायरेक्टरी में क्या होता है, चेंजेस होते हैं या अपडेट होता है, तभी अपने को ये कमांड रन करनी पड़ती है। और मोस्ट ऑफ टाइम हमारे सोर्स कोड में फाइलें तब क्रिएट होती है जब अपने को कुछ एक्स्ट्रा नीड होती है। जब भी आप जो भी काम करते हो ना, तो उसमें जब भी नई चीज़ क्रिएट होती है तभी हमें इन कमांड का यूज़ करना है। अदरवाइज हमें किस कमांड का यूज़ करना है, इस कमांड का यूज़ करना है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे दोनों कमांड्स वर्क करती हैं इन कमांड्स के बीच में। तो हम चले जाते हैं अपने फोल्डर इसके अंदर, और मैं जैसे ही गया यहाँ पर, अब मैंने क्या करा, इसी के अंदर देखो मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने लिख दिया मैसेज, अगला मैसेज लिख दिया ओके टेस्टिंग, ठीक है, ये मैंने लाइन लिखी। अब मैं क्या करूँगा, मेरे सोर्स कोड में अभी क्या हुआ है, सिर्फ चेंजेस हुए हैं, कुछ अपडेट हुए हैं या चेंजेस हुए हैं, दोनों में से एक ही चीज़ हुई है, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब अपडेट होना या चेंजेस होना बात एक ही है। अपने अपने टर्म्स में मैं अपडेट बोल सकता हूँ, आप उसको चेंजेस बोल सकते हो, आप उसको और कुछ भी बोल सकते हो, मॉडिफाई भी बोल सकते हो, भाई मॉडिफाई हो गई है, ये तो अपने अपने वर्ड्स होते हैं। तो अभी क्या में क्या हुआ है, अपडेट्स हुए हैं ना, अपडेट्स हुए हैं। और मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसका जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने CV कर दिया तो उसके कॉपी पेस्ट हो गई। अब देखो मैं इस कमांड से यहाँ पे जाके देखता हूँ, अब मैं जाके देखता हूँ तो देखो मेरे इस पर क्या बताता है, ये गिट स्टेटस जाके अगर चेक कर रहा हूँ तो ये क्या बता रहा है, एक मॉडिफाई हुई है और एक अनट्रैक है, मतलब ये क्रिएट हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कमांड रन करता हूँ git commit -am और यहाँ पे डाल देता हूँ some changes, ठीक है, क्या बोला, एक फाइल चेंज, 5 इंस्ट्रक्शन चेंज हुए हैं और एक ही फाइल में चेंजेस हुआ है ना। गिट कमिट हो गया, मेरा मैसेज हो गया। अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करूँ, देखो अब क्या बता दिया इसने, अनट्रैक फाइल अभी भी पड़ी हुई है। क्या हुआ, मैंने जो मैसेज टाइप करा था, इससे मैंने जो कमांड डाली थी, कौन सी वाली कमांड डाली थी, सम चेंजेस, ये वाली जो कमांड मैंने ऐड करी थी, उससे क्या हुआ, जो पहली फाइल अपने पास ऑलरेडी ट्रैक फाइल थी, जो फाइल उसने चेक कर रखी थी, उस फाइल में जो भी अपडेट हुआ वो क्या कर लिया उसने, ले लिया। पर न्यू फाइल क्रिएट करी वो ली उसने नहीं ली। अगर इसको हम अगर पुश भी करते हैं अपनी रिपोजिटरी पे तो वो नई फाइल अपनी रिपोजिटरी पे नहीं जाएगी। तो देखो मैं पुश करके बता भी देता हूँ, गिट पुश, और मैं जैसे गिट पुश करूँगा मैं यूजर नेम पूछेगा, ये हर टाइम के लिए बेटर रहता है। अगर आप पर्सनल मशीन में काम कर रहे हो तो आपको सेव कर लेना है, और सेव की कमांड्स भी मैं आपको कल बता दूंगा, जो सेटिंग्स होती हैं गिट की सारी सेटिंग्स है। बट अभी हम जो काम करेंगे अपने जो है ट्रेनिंग की जो मशीन है उन पे काम करेंगे, या फिर आप आपके घर पे जो मशीन पे काम करोगे तो अपने को पासवर्ड पे, अब देखो ये चला गया है और मैं आपको गिट की इसकी रिपोजिटरी पे बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, उस फाइल के अंदर चेंजेस आया, और अगर मैं रिपोजिटरी पे गया यहाँ से, ठीक है, तो एक ही फाइल आई है, बट अपने इसके अंदर तो 2 फाइलें पड़ी है, तो अब क्यों नहीं आई है ये,
तो ये क्या हुआ कि जो उन्होंने कमांड्स लिखी थी, कमांड्स इन द सेंस मतलब मैंने बताई ना आपको कौन सी कमांड कब काम आती है और कौन सी कमांड कब काम आती है। देखो तो इस केस में क्या हुआ, ये कमांड से हमने रन करा तो जितनी भी पुरानी फाइलों में जो भी चेंजेस हुए थे, अपडेट हुए थे, मॉडिफिकेशन हुआ था, चेंजेस हुए थे, तो वो क्या हुआ, वो उसने ट्रैक कर ली और कहाँ चले गए, लेके चलाएंगे हम उसको सर्वर पे लेके गए, गिट की रिपोजिटरी पे लेके चले गए। पर उन्होंने जो न्यू क्रिएट करी थी वो फाइल नहीं आ पाई, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें फिर से वही स्टेप git add git commit -m और यहाँ पर लिख देंगे हम न्यू फाइल ऐड। ठीक है, अब देखो फाइल ऐड हो गई। अभी इससे पहले हमने गिट स्टेटस करा था तो अपने क्या बता रहा था कि एक ट्रैक फाइल आ रही है। अभी हम गिट स्टेटस करके देखेंगे तो कोई भी चेंज, अब कोई भी चेंजेस, गिट स्टेटस अपने को क्या करता है, अपने को चेंजेस बताता है कि भैया आपकी कौन कौन सी फाइल में चेंजेस हो गया है। ये तब हेल्पफुल रहता है जब अपने को कंफ्यूजन हो कि यार मैंने कौन सी फाइल में चेंजेस करा है, कौन सी में नहीं करा है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि अब जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा डायरेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर पड़ा है। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक मेरा वर्क है और इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर स्ट्रक्चर हैं और मेरे को पता ही चल रहा है कि इसके अंदर किस में चेंजेस हो रहा है, तो मैं गिट स्टेटस करके चेक कर सकता हूँ। जब लार्ज ऑफ फाइलों पे ज़्यादा मल्टीपल्स फाइलों पे काम करते हैं तो अपने को नहीं याद रहता है। आप एक फाइल का नाम याद रख लोगे, दो का नाम याद रख लोगे, कितनी फाइल्स का नाम याद रख लोगे, तो क्या आप मैन्युअली चीज़ों को कर सकते हैं। इसलिए अपने को गिट स्टेटस की जो कमांड्स है उस कमांड को ध्यान रखना है। तो ठीक है, हम इस पर अब क्या करते हैं, इसको पुश कर देते हैं। तो गिट पुश करेंगे, जैसे गिट पुश करा तो वो कितने पूछेगा। ये तो सिंपल सी बात है कि अपने को अपनी आइडेंटिटी देनी ही पड़ेगी कि हम इसको कहाँ पहुंचा रहे हैं। यूजर नेम आप याद रख सकते हो क्योंकि वो बेटर चीज़ है। ये टोकन हमें कॉपी पेस्ट करेंगे और देखो अभी तो अपना कहाँ चला गया। अगर इसको हम देखें तो ये सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबिलिटी होगी, अपने को अपनी रिपोजिटरी पे अपडेट हो गई है। देखो ये फाइल आ गई और जस्ट इसने क्या बोला है, 37 मिनट अपने रिपोजिटरी क्रिएट करी थी, 1 मिनट पहले अपनों ने ये वाली फाइल ऐड करी। अब देखो इसमें देखो, अब दोनों चीज़ों में देखो अपनों ने जो कमेंट मैसेज डाला था, ये फाइल हमने कब पुश करी थी, जब कुछ चेंजेस करके नई फाइल क्रिएट करके फर्स्ट वाली सेकंड वाली कमांड का यूज करके अपनों ने फाइल पेस्ट करी थी। यहाँ पर सेकंड वाली कमांड्स अगर मैं बता दूँ इसको छोटा करके, सेकंड वाली कमांड्स मतलब ये वाली गिट कमिट -am और मैसेज, तो उससे क्या हुआ, सिर्फ सम चेंजेस वाली फाइल ही आ पाई थी। सम चेंजेस वाली फाइल इन द सेंस मतलब ये 4 मिनट पहले आ गई थी, वो फाइल नहीं आई थी, ब्रेक नहीं हुई थी और अपना कमिट मैसेज सक्सेसफुली अपने कोड को क्या कर दिया था, पुश कर दिया था। अब अपने को फिर से नई फाइल पहुंचाई थी तो हमने फिर से गिट ऐड वाली कमांड यूज करी थी, गिट कमिट यूज कर रखा था। तो हमें सिक्वेंशियली हम ये भी यूज कर सकते हैं। और जब भी हमें अगर नहीं चेंजेस, अपने को पता है कि अपने कोई नई फाइल नहीं क्रिएट कर रखी, तो हम ये वाली कमांड का यूज कर सकते हैं। इस पर से होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपके वर्क के फ्लो पे थोड़ा सा हल्का सा मेजर सा चेंजेस आता है। ये चेंजेस आता है कि आपकी जो स्पीड्स होती हैं, जब आप वैसे डे में ये कमांड्स का बात काम आती है, जब आप डे क्लोज करते हो तो सारी कमांड्स काम आती हैं, पर आपको दोनों गिट पे फाइलें ऐड करने की कमांड्स याद होनी चाहिए। याद होनी चाहिए से मतलब ये है कि दो वे हैं फाइलों को ऐड करने का। एक तो जब भी कोई चेंजेस होता है तो सीधे हम इस कमांड का यूज करके कर सकते हैं, और अगर कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो फिर हमें इस वे को फॉलो करना चाहिए। पुश करने की कमांड्स अपने को पता ही है। ठीक है, तो अपनी ये फाइल आ चुकी है और ये फाइल अपने आई तो हम देख सकते हैं कि इसमें चेंजेस में और न्यू फाइल में भी अगर हम देखेंगे तो कोड सेम है, कॉपी पेस्ट करी थी तो वो आई थी, और इसमें भी देखेंगे तो वही फाइल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उन्होंने आज के वीडियो में मतलब आज के सेक्शन में हम यही देखेंगे, आज की जो लेक्चर है अपना उसमें हम यही चीज़ देखेंगे कि हमने कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करा, उसके बाद हमने कैसे अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करी, रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद उसको कैसे अपने लोकली लिंक करा। लिंक करने का आज अपने एक तरीका सीखा है, वो है क्लोन का। क्लोन करने का तरीका इसलिए क्योंकि हमें अधिकतर जब भी हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारी रिपोजिटरी के अंदर क्लोनिंग का ही ऑप्शन मिलता है। हम खुद की रिपोजिटरी को मैप नहीं कर सकते हैं उस रिपोजिटरी से, तो हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। किसी जैसे सपोज कीजिए आप किसी दूसरे के कोड पे काम कर रहे हैं, तो क्या आप उस कोड को मैप करोगे तो उसको सीधा सा पहले क्लोन करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। तो क्लोनिंग का तरीका देखा। कल हम एक और तरीका देखेंगे जिसमें लिंक का तरीका रहेगा, मैप करवाने का रहता है, बट बेटर अपना यही है कि अभी क्लोनिंग हम देखेंगे। तो अपने आज क्या देखा, अकाउंट क्रिएट करना, रिपोजिटरी क्रिएट करना, क्लोन करना, रिपोजिटरी पे कोड को ऐड करना। जब भी हमने रिपोजिटरी पे ये करा तो रिपोजिटरी पे हमने क्या करा, कोड को ऐड करा, फिर अपने मैसेज कमिट करें। सेकेंड में जो था कमिट करने का मैसेज डायरेक्टली
वो भी देखा, गिट पुश करा और गिट स्टेटस देखा। गिट स्टेटस क्या चीज़ अपने को प्रोवाइड करती है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आई है। एक दो दिन अपने जो एक दो लेक्चर रहेंगे वो इसी के ऊपर बनेंगे, गिट के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो अपने को क्या होता है कि उसका मैनेजमेंट करना जरूरी होता है, सॉफ्टवेयर के वर्क फ्लो को मैनेज करना जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर हुआ, कोई भी कोड हुआ, कोई भी आप जो भी कोड कर रहे हो, सपोज करो कि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट होना जरूरी है। कोड को कैसे ट्रैक करेंगे आप? कल से अगर ये कोड अगर मेरे को एक्सेस करना है किसी और मशीन में तो मैं क्या करूंगा, मेरे अकाउंट को लॉगिन करूंगा, यहाँ से मैं क्लोन करूंगा यूजर नेम पास, वहां जाके क्लोनिंग की कमांड डालूंगा। अब क्लोनिंग की कमांड क्या थी मैंने बताई थी आपको, उसके बाद यूआरएल और डॉट हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो जहां पर हम कर रहे हैं वहीं पे आ जाए, ठीक है ना।